इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग अयस्कों के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, जिसमें हम लोग ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क है ना, कार्बोनेट अयस्क है कि नहीं, हाइलाइड अयस्क, इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है धातु कर्म। तो धातु कर्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा खनिज के बारे में फिर से हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। खनिज क्या होता है? जिनको हम पृथ्वी के परत से प्राप्त करते हैं या खनन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ये जो खनिज होते हैं बड़े बड़े चट्टान जैसे होते हैं, है ना, जिनमें धातु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? धातु उपस्थित होते हैं। तो इन चट्टानों से धातु का निष्कासन दो तरह से होता है। मतलब धातु जो होते हैं सो आसानी से जो निकल जाता है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कम खर्च में आसानी से कम समय में धातु का निष्कासन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस खनिज को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। और जिनसे धातु का निष्कासन करने में अधिक समय लग जाए, अधिक खर्चीला हो जाए, है ना, थोड़ा कठिनाई हो, तो उसे हम लोग अयस्क ना कह करके क्या बोलते हैं? खनिज ही बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि ZnS ये क्या है? जिंक सल्फेट है। क्या है? और एक होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, है ना। ये दोनों में हम देख रहे हैं कि जिंक धातु है। जिंक क्या है? धातु है। धातु विद्यमान है दोनों में। लेकिन अगर जिंक प्राप्त करने की बात कही जाए तो ZnS से जिंक को आसानी तरीके से कम समय में और कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, ZnS को। ठीक है, ZnS से ऑक्सीजन मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा? ZnO+SO2। अब जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, तो ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कौन? Zn प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ZnS जो है जिंक सल्फाइड वो क्या है? अयस्क है। क्या है? लेकिन यहाँ पर ZnCO3 जो है, ZnCO3 से यानी जिंक कार्बोनेट से जिंक को प्राप्त करने में कुछ समय लग जाता है, मतलब लंबा समय लग जाता है। उसके बाद ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है ना, थोड़ा कठिनाई भी होती है। तो इसीलिए इसको हम अयस्क नहीं कहेंगे, इसको अयस्क नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि सभी कार्बोनेट से, कोई भी धातु है कार्बोनेट से निकालने में कठिनाई होगी। कुछ ऐसे भी धातु है जो कार्बोनेट से आसानी से निकाला जा सकता है। जो कार्बोनेट अयस्क है ना, कार्बोनेट अयस्क पढ़ना है, तो उस समय जो यहाँ पे जो धातु जुड़े हुए रहेंगे उससे फिर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ सिर्फ जिंक को निकालने में दिक्कत हो रहा है। अगर कोई और धातु हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिंक भर इसको समय लग जाए। समझ में आ रहा है? तब उस स्थिति में इसके साथ जो धातु रहेगा कार्बोनेट का उसको भी अयस्क बोल देंगे। उसको भी क्या बोलेंगे? क्लियर है या ना? अब देखिए यहाँ जो आप Zn देख रहे हैं, ये Zn देख रहे हैं ना, ये जिंक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। 99.99% तक ये शुद्ध नहीं होता है। इसमें बहुत सा शुद्धियाँ होता है। बहुत से क्या होते हैं? इनमें 90% से लेकर के 95% तक शुद्ध धातु होता है ये। लेकिन अगर कह दिया जाए पूरी तरह से शुद्ध होना, तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। तो पूरी तरह से इसको शुद्ध करने के लिए शोधन होता है। इसका धातुओं का शोधन हम आगे पढ़ेंगे। धातुओं का शोधन होता है। धातु क्या होता है? आया समझ में बढ़िया से दोनों? खनिज किसे कहेंगे, अयस्क किसे कहेंगे? क्लियर है? ये खनिज बोलेंगे कब? जब धातुओं का निष्कासन करने में अधिक समय लग जाए, ज़्यादा खर्च हो जाए, तो उसको खनिज के खनिज ही बोलेंगे, उसको अयस्क नहीं बोलेंगे। अयस्क क्या बोलेंगे? जब धातुओं का निष्कासन
कम खर्च में हो, आसानी से हो और कम समय में हो, तो उसी को हम लोग अयस्क बोल देते हैं। बस इतना ही समझना था। क्लियर है? अयस्क के बारे में हम बता दिए हैं, अयस्क के प्रकार पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है धातु कर्म। क्या पढ़ना है? अब यहाँ पर है धातु कर्म है क्या? धातु कर्म है क्या? अयस्कों में उपस्थित धातुओं का निष्कासन एवं शोधन करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, अयस्कों में उपस्थित धातुओं को निष्कासन एवं शोधन करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। जैसे कि आप अभी देखे थे, ZnS में ऑक्सीजन हम मिला दिए थे, तो ZnS से ऑक्सीजन मिला देने से इस जो सल्फाइड है उस सल्फाइड को ये लेकर भाग जाता है, तो बन जाता है ZnO प्लस में क्या? SO2। अब यहाँ देखिए ZnO क्या हो गया? ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, ऑक्साइड माना गया। अब ऑक्साइड में आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि गर्म कर दें या किसी भी विधि द्वारा ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? निष्कासित कर दे रहे हैं। जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बचेगा आपको? Zn। तो देखिए यहाँ क्या है, इस अयस्क से हम क्या प्राप्त कर लिए? Zn प्राप्त कर लिए। Zn प्राप्त किए ना, लेकिन ये Zn 99.99% तक शुद्ध नहीं है, तो इसको 99.99% तक शुद्ध करने के लिए इसका फिर क्या होता है? शोधन होता है। क्या होता है? और शोधन के फलस्वरूप फिर से Zn बनता है। तो यही Zn आपका शुद्ध Zn है। क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, धातु कर्म में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अयस्कों में उपस्थित धातु, यहाँ ZnS में Zn धातु जो है इस अयस्क में उपस्थित है कि नहीं है? तो अयस्कों में उपस्थित धातु का निष्कासन एवं शोधन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। शोधन करके हम धातु प्राप्त कर लिए ना, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु कर्म कहेंगे। अब धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाली मुख्य पॉइंट क्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसको क्लीन कर ले, समझ में आ गया ना? चलिए देखो, यहाँ पे धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाला कुछ मुख्य पद हैं, जैसे गैंग है, अयस्कों का सांद्रण है, निस्तापन, भर्जन, गालक, धातुमल और प्रगलन है। ये मुख्य कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले गैंग किसे कहते हैं? गैंग है क्या? तो धातुओं के अयस्कों में मौजूद या उपस्थित अवांछित पदार्थ जो किसी काम का नहीं होता है ना, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उन अशुद्ध पदार्थों को हम लोग गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मौजूद अवांछित पदार्थ है, या क्या बोलते हैं? बेकार के पदार्थ, उसको बोलते हैं अवांछित, मतलब बेकार या अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? जैसे में यहाँ पर देख ले, बालू है, कंकड़ है, मिट्टी के टुकड़े हैं, ये सब क्या है? गैंग है। कोई भी धातु प्राप्त करना, बालू मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, सब मिलता है कि नहीं मिलता है? खनिज से जब पृथ्वी से निकालेंगे हम, तो ये सब काम तो मिलना जाहिर सी बात है। तो ये सब पदार्थ को हम लोग बोलेंगे गैंग। क्या बोलेंगे? उसके बाद है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना। अयस्कों में विद्यमान माने उपस्थित अपद्रव्य को दूर करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अयस्क में अपद्रव्य जो होते हैं, अशुद्ध जो होते हैं, उनको दूर करना ही क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। उसके बाद है निस्तापन। क्या है? निस्तापन क्या है? देखिए सुनिएगा ध्यान से। अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए निस्तापन में क्या होता है,
जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब अनुपस्थिति कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के इसको द्रवनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये क्या होता है कि उसमें उसको हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे में देख लीजिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक अयस्क है। ये अयस्क को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है ना, है कि नहीं है? तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करेंगे। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी? कहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है? यस सर बोल रहे हैं, गर्म करना है, आग लगा के गर्म करेंगे, ऐसे में। तो इसमें ऑक्सीजन डालना जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको हीट लगाएंगे, हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा यहाँ CO2 होगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब गर्म किए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बना ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CaO ये धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित किया ना, धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित किया। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और जस्ट इसका उल्टा है भर्जन। भर्जन इसका जस्ट क्या है, उल्टा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा था और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, देखिए निस्तापन जो होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। निस्तापन किसका, कार्बोनेट अयस्क के लिए। और भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए सल्फाइड अयस्क में अभी अभी हम लिए थे ZnS। भर्जन समझिएगा ध्यान से, जस्ट इसको उल्टा बोलना है, अयस्कों में उपस्थित, यही ना है जी। अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की उपस्थिति में क्या तीव्रता से इसको गर्म करते हैं। यहाँ पर जो अयस्क होता है उस अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ अनुपस्थित था और इसमें उपस्थित है, और तीव्रता से इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन मिला देंगे और जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह ऑक्सीजन सल्फर को लेके उड़ जाता है, उड़ में भाग जाता है, यहाँ से विस्थापित हो जाता है और यहाँ पर बन जाएगा ZnO प्लस SO2 का निर्माण होगा। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा काम हो रहा था। यहाँ हो रहा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यहाँ हो रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ हम लोग तेजी से गर्म नहीं कर रहे थे, द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर रहे थे, और यहाँ तेजी से गर्म कर रहे हैं। तो इस यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। किससे, अयस्क से। तो हम बोल सकते हैं अयस्कों में उपस्थित जो अपद्रव्य होते हैं या अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके तीव्रता से गर्म कर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। नहीं बोल सकते हैं, अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उसको भर्जन कहेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? तो ये भर्जन जो होता है ये सल्फाइड अयस्क के लिए है और निस्तापन जो है सो किसके लिए? देखो अगला अब क्या है, गालक, फ्लक्स है ना। गालक क्या है,
तो गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भैजित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। कोक के साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अपद्रव्य या अगलनीय पदार्थ जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं, अगलनीय पदार्थ जो नहीं गल पाता वो क्या होता है, दूर हो जाता है। इसी विधि को हम लोग गालक कहते हैं। अरे गालक साफ साफ दिखाई दे रहा है, गलने वाला पदार्थ। इसमें एक पदार्थ गलने वाला होता है और एक पदार्थ न गलने वाला होता है। समझ में आया। और जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव्य के साथ मिल करके एक पदार्थ गल जाएगा और एक पदार्थ नहीं गलेगा। तो उसी जो गल जा रहा है उस विधि को हम लोग गालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग धातु मल देखते हैं। गालक फिर समझावे, हम तो बोल रहे हैं कि इसमें अयस्क में दो पदार्थ होते हैं, एगो अशुद्ध होता है, एगो धातु होता है। अयस्कों में एगो शुद्ध होता है, एगो अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध नहीं धातु होता है, एक होता है अशुद्ध पदार्थ हैं। तो या तो धातु गालक होना चाहिए, गलने वाला होना चाहिए, या फिर जो अशुद्ध पदार्थ है वो गलने वाला होना चाहिए। जब अयस्क को हम लोग डालते हैं द्रव्य में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। भर्जित जो किया हुआ है उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने के फलस्वरूप जो अशुद्ध पदार्थ है या तो वो गल जाएगा और नहीं तो धातु गल जाता है। तो इसी विधि को हम लोग गालक कहते हैं। और फिर इसको छान करके अलग कर लिया जाता है। एक जो गल गया है वो जो द्रव्य में मिल गया है उसको अलग करें, जो नहीं गला उसको अलग नहीं कर देंगे, छान करके अलग कर देंगे, होगा नहीं होगा। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, गालक। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु मल। धातु मल, धातु मल का सबसे अच्छा उदाहरण देखेंगे गन्ना जब पिराने के बाद जब उसको गर्म किया जाता है मिठा बनाने के लिए, तो आप लोग देखे हो कि उसमें जब गर्म किया जाता है, खोलता है, तो उसमें से गंदा पदार्थ ऊपर आ जाता है, आ जाए ना। फिर उसको छान करके अलग कर लिया जाता है। तो उसी तरह से हमारे धातु में जो गंदगी होता है, धातु के साथ जब उसको गर्म करते हैं तो धातु जो होता है गर्म हो करके पिघलने लगता है। पिघलने के बाद क्या होता है कि उसमें जो गंदगी होता है वो चारों तरफ से गोले गोले फैल जाते हैं और धातु शुद्ध जो होते हैं बीच में हो जाते हैं। फिर इसको जो गला हुआ पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, उसको अलग हटा लिया जाता है। जैसे कि आप लोग सोनार के पास गए होंगे, चांदी उंदी देखे होंगे, तो जब चांदी को गर्म करता है तो गला हुआ पदार्थ एकदम किनारे किनारे धर लेता है, पता है ना। तो वो जो किनारे किनारे जो गला हुआ पदार्थ है, गंदा पदार्थ है, गला नहीं गंदा पदार्थ है, उसी को हम धातु मल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आया समझ में। आप लोग आए दिन सोनार के यहाँ जाते होंगे तो देखते होंगे। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट है प्रगलन। क्या है, प्रगलन। ध्यान से समझिएगा। धातु को ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रगलन। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने से यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, गोल हो जाता है। गोल होने के बाद यहाँ पर बच गया क्या, जिंक बच गया। तो धातु प्राप्त हुआ ना। तो इसी धातु को प्राप्त करने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रगलन। अब यहाँ बात होती है कोक क्या होता है। चारकोल आप देखे हैं, चारकोल कोयला को बोलते हैं, पत्थर कोयला जानते हैं ना। उसको गर्म करने पर जब हीट हो जाता है जलने के लिए फिर बंद करता है तो वो जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उजला उजला जो होता है ना वही क्या होता है, कोक होता है। उसी के साथ इसको मिलाकर गर्म करेंगे तो जेडन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो यहाँ बोलेंगे निस्तापन जो है इसे कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है और भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निस्तापन को द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म किया जाता है और इसको तीव्रता से गर्म किया जाता है। अगर अंतर बताओ 2 नंबर नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर तेजी से गर्म किया जाता है, ये मंद गति से गर्म किया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म होता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होता है। तो 3 अंतर नहीं हुआ।
क्या हो जाएगा और अंतर? वो हम बता दिए हैं, द्रव्यमानांक वाला, है ना। देखिए पहला अंतर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फर्स्ट हो गया। द्रव्यमानांक से कम ताप पर द्रव्यमानांक से अधिक ताप पर, 2 हो गया, 2 है ना। तीसरा, ये कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 3 अंतर बोल दिए ना, तो ये तीनों अंतर आप लोग लिख लीजिए। ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये है ना। निस्तापन और भार्जन में अंतर बताएं, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अयस्कों से धातु का प्राप्त कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अयस्क को पीसा जाता है। अयस्क को पहला काम क्या है? पीसना। सबसे पहला काम क्या होगा कि अयस्क को पीस करके महीन किया जाता है। अब इतना बड़ा चट्टान है तो इतना बड़ा चट्टान से हम प्राप्त कर लेंगे, उसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे। अयस्कों को पीसने के बाद अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरा काम क्या है? अयस्कों का सांद्रण। देखिए अयस्कों का सांद्रण के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसमें भी 4-5 विधि होता है, किस किस विधि से सांद्रण करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अयस्कों के सांद्रण के बाद तीसरा काम है कि जो धातु प्राप्त, धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। तो लिखें अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन क्या करते हैं? अयस्क को फिर क्या करते हैं? धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। अब धातु को जो ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया तो चौथा काम क्या होगा? ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना होगा। जब ऑक्साइड है, ऑक्सीजन मौजूद है धातु में, तो ऑक्सीजन का निष्कासन करेंगे ना कि नहीं करेंगे? ZnO था ना बाबू, तो ZnO में से धातु हमको प्राप्त करना है, तो ZnO ही प्राप्त करेंगे कि Zn प्राप्त करेंगे, तो O का निष्कासन करना अनिवार्य है कि नहीं? अब O का निष्कासन करने के लिए कौन सा विधि, उसको क्या नाम देंगे हम निष्कासित करने की प्रक्रिया को? तो आप लोग पहला ही लेसन में पढ़े हैं, हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। पढ़े हैं ना? एगो ऑक्सीकरण था, एगो अवकरण था। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का, दोनों में से वो काम हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ऑक्सीजन का निष्कासन न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के निष्कासन करने के लिए क्या बोलते हैं? इसको अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकरण करेंगे। अब अवकरण करने के बाद यहाँ पर बच जाएगा क्या? शोधन। चूंकि यहाँ अवकरण कर लिए, शुद्ध हमको धातु मिल गया Zn, ZnO में से O हटा दिए, Zn मिल गया। क्या Zn 99.99% तक शुद्ध है? तो इसको फिर क्या करते हैं? शोधन करते हैं ना, और शोधन करके फिर इसको शुद्ध किया जाता है। तो ये 5 प्रक्रिया मिल के ही धातु कर्म कहलाता है। ये पांचों प्रक्रिया मिलकर क्या कहलाते हैं? धातु कर्म कहलाते हैं। पहला क्या होगा? पिसाई होगा उसका। क्या होगा? किसका? अयस्क को पीस करके छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं। उसके बाद इसका सांद्रण होगा। सांद्रण होने के बाद अयस्कों के जो धातु जो हैं, उन धातु को क्या करेंगे हम लोग? ऑक्साइड में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्साइड में बदल देंगे, तो जब वो ऑक्सीजन उसमें मौजूद होगा तो अभी भी हमको धातु प्राप्त हुआ है क्या? नहीं प्राप्त हुआ। तो वो ऑक्साइड में से फिर ऑक्सीजन का हम लोग निष्कासन करेंगे। तो ऑक्सीजन के निष्कासन को हम लोग बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं? तो पहले फिर क्या होगा? धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन होने के बाद इस धातु का ऑक्साइड को अवकरण करेंगे, और अवकरण के फलस्वरूप हमको Zn मिलेगा। तो ये जिंक जो या कोई भी धातु मिलेगा तो वो धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए फिर क्या किया जाता है? और शोधन करने के बाद मिलता है शुद्ध Zn। क्या मिलता है? या शुद्ध धातु मिल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं?
धातु का कर्म, धातु का काम क्रिया हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए धातु कर्म कहते हैं इसको। क्लियर है? कोई डाउट है? अब धातु कर्म का सिद्धांत देखेंगे कि धातु कर्म का सिद्धांत क्या है, इसको क्लीन करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीसना की जगह पर पिसाई कर दीजिएगा ना, पहला काम होता है पिसाई। अब देखिए यहाँ पे धातु कर्म का सिद्धांत, धातु कर्म का सिद्धांत क्या है? अयस्कों के किसी धातु के निष्कासन की प्रक्रिया धातु को क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। तो क्रियाशील जो श्रेणी बना हुआ है उसको 3 वर्ग में बांटा गया है, एक ऊपर वाला होता है, एक मध्य, एक निचली भाग होता है। तो क्रियाशील श्रेणी में जो भी धातु ऊपर में पाए जाते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। हम बताए थे जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। हम बताए ना धातु 2 अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में, है ना। तो जो क्रियाशील श्रेणी के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं धातु वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और अधिक क्रियाशील होने के कारण वो क्या करते हैं, किसी न किसी तत्व के साथ संयोग करके नया यौगिक बना लेते हैं। अब उनको क्या कहते हैं, देखिए लिखा है, जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में वे काफ़ी क्रियाशील होती है और ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। यही बात तो हम बोल रहे थे कि मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इन्हें द्रवित अयस्कों को वैद्युत अपघटन करके निष्कासित किया जाता है। जैसे में देखिए हम पहला क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्या है आपका, पोटेशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये सब अधिक क्रियाशील धातु हैं। ये अधिक क्रियाशील धातु क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाए थे ना, तो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होते हैं। तो ये जो होते हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ये संयुक्त अवस्था में होता है। जैसे में समुद्री जल में ये मिला था NaCl, तो ये द्रवित अवस्था में हो गया कि नहीं हो गया। अब इन द्रवित अवस्था से हमको क्या प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है। तो सोडियम प्राप्त करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत अपघटन कराते हैं, और जब विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम अलग होता है और क्लोरीन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो हम लोग विद्युत अपघटन के द्वारा क्या किए, धातु को प्राप्त कर लिए। कौन से धातु को, जो क्रियाशील श्रेणी के ऊपर में स्थित होते हैं उसको हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं। पहला सिद्धांत समझ में आ गया। देखो अयस्कों का सांद्रण जो होता है, यह धातु कर्म में का सिद्धांत जो होता है पहला है, अयस्कों का सांद्रण निर्भर किस पर करता है, क्रियाशीलता श्रेणी पर। तो जो क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी में जो धातु पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, और अधिक क्रियाशील होने के कारण किसी न किसी तत्व के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है यानी किसी न किसी अधातु के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो बन गया है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक यौगिक है। अब इस यौगिक से हम लोग क्या करेंगे, जो समुद्री जल होता है NaCl पाता है उसमें क्या शुद्ध होता है, वो सोडियम शुद्ध होता है। उसको फिर क्या करते हैं, अब सोडियम को हम लोग अलग करना है, क्लोरीन का हमको धातु प्राप्त करना है। शॉर्टकट ये समझिए, हमको धातु प्राप्त करना है। तो इसे धातु प्राप्त करने के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा धातु का प्राप्ति हुआ, जो ऊपरी श्रेणी पाया जाता है। और जो मध्य में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि मंद क्रियाशील होते हैं। जो क्रियाशील श्रेणी के मध्य में धातु पाए जाते हैं वो क्या है, मंद क्रियाशील होते हैं, तेजी से क्रियाशील नहीं करते हैं, वो मंद क्रियाशील करते हैं। उन धातुओं का निष्कासन निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा होता है। निस्तापन या भर्जन, यानी कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापित विधि, और सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन विधि द्वारा हम लोग धातु को प्राप्त करेंगे। और जो सबसे क्रियाशील श्रेणी सबसे नीचे में स्थित होता है, जो अक्रियाशील होता है,
जो क्रियाशील ज़्यादा जल्दी से क्रिया नहीं करता, बहुत मंद गति से क्रिया करता है, तो उसको हम लोग क्या किस विधि से अलग करेंगे? तो उसको भर्जन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यानी वो सल्फाइड अयस्क होते हैं, क्या होते हैं? और उनको दूर कैसे किया जाएगा? भर्जन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो ये तीनों मुख्य पॉइंट थे, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऊपर रहेगा विद्युत अपघटन द्वारा, मध्य में रहेगा निस्तापित या भर्जन विधि द्वारा, और जो सबसे नीचे रहेगा वो भर्जन विधि द्वारा अलग किया था। बस इतना तो याद रखना है, हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए धातु कर्मिक उपकरण, जैसे कि हम बता दिए पिसाई, अयस्कों का सांद्रण, फिर सांद्रित अयस्क को धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तीसरा है धातु का ऑक्साइड से धातु का निष्कासन, यानी उसको अवकरण करना। और पांचवा क्या था इसमें? इसमें चारों को दिया है, पिसाई नहीं दिया है, तो चार को चौथा में इसमें है धातु का शोधन, जो कि हम लिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, धातुओं का सांद्रण की विधि। धातुओं को सांद्रित कैसे किया जाता, मतलब अलग अलग कैसे करते हैं उसको, ठीक है, उसका विधि पढ़ेंगे।